गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीन एजुकेशन। तो आज का हमारा सेशन है हिंदी व्याकरण का जो तीसरा अध्याय है वाक्य रचना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज का हमारा सेशन है वाक्य रचना के बारे में। ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वाक्य रचना, उसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो जो शब्दों के जो व्यवस्थित क्रम होते हैं ना, शब्दों को मिला करके क्या बनता है? वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है। वाक्य का मतलब सेंटेंस होता है। और एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। और इसका हर एक क्रम है कि किस चीज़ों से क्या बनता है। ठीक है। तो जो ध्वनि होते हैं, वर्ण होते हैं, उससे जो कई वर्णों को मिला करके एक शब्द बनता है और कई शब्दों को मिला करके वाक्य बनता है। ठीक है। तो वाक्य का रचना जो होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ें हमें ज़्यादा मैटर करती है समझना। तो देखिए, शब्दों के जो सार्थक मेल होते हैं ना, शब्दों के जो सार्थक व्यवस्थित क्रम होते हैं, सार्थक मेल, उसी को हम लोग वाक्य बोलते हैं। ठीक है। वाक्य कहते हैं। तो जो सार्थक मेल होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब होता है उसका अर्थ निकले, उसका स्पष्ट अर्थ कुछ समझ में आए। ठीक है। जैसे हमने ये लिख दिया, जैसे हम लोग ये बोलेंगे राम घर जाता है। ठीक है। राम घर जाता है, ये सेंटेंस है, ये हमें समझ में आ रहा है कि राम क्या कर रहा है? घर जा रहा है। ये सेंटेंस हमें, वाक्य जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसे क्या करें? उल्टा पुल्टा लिख दें। ऐसे लिख दें, है घर राम जाता। ऐसे हमने क्या किया? है को पहले रख दिया, फिर मतलब ऐसे सेंटेंस क्या करा? उल्टा पुल्टा हमने लिख दिया, कुछ यहाँ कुछ वहाँ ऐसा बोल दिया। तो क्या होगा? ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये हमें समझ में भी नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो यही इसका मेन बात यही हुआ कि जो सार्थक होता है ना, जिसका कोई अर्थ निकले, शब्दों के जो सार्थक मेल होते हैं उसे वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है। समझ गए? ओके। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बच्चे पढ़ रहे हैं, राम खेल रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं। ये सारे चीज़ क्या होते हैं? सारे के सारे सार्थक, मतलब ये जैसे क्रम में लिखा हुआ है, क्रम में है और फिर इसका अर्थ भी निकल रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं। राम खेल रहा है, इसका क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है। मतलब जो है व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ शब्द है। ठीक है ना। उसको मिला करके जो सेंटेंस बना हुआ है वाक्य, इसे हम लोग वाक्य कहते हैं। समझ गए इतना? आगे चलें। आगे जो है वाक्यों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, यानी कि वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो हिंदी में संपूर्ण वाक्य होता है ना, उसमें वाक्यों क्या किया? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। हिंदी में जो वाक्य भेद होते हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। ठीक है ना। अर्थ के अनुसार, अर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले उसके अनुसार क्या हो? वाक्य का भेद करना। ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है हमारा रचना के अनुसार वाक्य के भेद। ठीक है। तीसरा हो गया प्रयोग के अनुसार वाक्य के भेद। ओके। 3 वर्गों में क्या किया गया है? वाक्यों के भेद किए गए हैं। ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो पहला है, अर्थ के अनुसार जो है वाक्यों के भेद कितने होते हैं? जो अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है ना। अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 होते हैं। ठीक है। पहला है विधिवाचक वाक्य। ठीक है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। ओके। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संभाव्य वाचक वाक्य और
आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये 8 हैं हमारे अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पे वाक्यों के भेद 8 बताए गए हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो विधिवाचक वाक्य जो होता है, इसका परिभाषा ये है, विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस कथन में क्या हो, स्वीकारात्मक हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य। ठीक है ना, जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हुआ हो, एकदम क्या हो, सरल हो, उसे ही हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या हो, जो भी काम हो रहा हो ना, जो भी काम हो रहा अपने मन से हो रहा हो। ठीक है ना, अपने मन से वो काम हो रहा है, किसी का दबाव नहीं, मतलब कुछ भी किसी से कुछ कहा नहीं जा रहा है, आज्ञा नहीं व्यक्त किया जा रहा है, आदेश नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कोई उसमें लगा हुआ प्रतिबंध नहीं है, बल्कि क्या हो, वो अपने आप से, अपने मन से किया गया जो कार्य होता है वो होता है विधिवाचक वाक्य। ठीक है ना, विधिवाचक वाक्य होता है। ओके, जैसे में होता है कि जैसे में हमने लिखते हैं यहाँ पे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये अपने मन से हो रहा है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अपने मन से बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये क्या एक सरल वाक्य है, क्या है, सिंपल है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, तो इसे विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, सोहन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये अपने मन से क्या कर रहा है, वो कोई उसको बोला नहीं है, वो अपने मन से कर रहा है ना। तो क्या यहाँ पे कार्य अपने मन से हो रहा है, जैसे मतलब स्वीकार, उस कार्य को करने में खुद की क्या हो, अनुमति हो, उसी को सिंपल सेंटेंस विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे, विधिवाचक वाक्य में आएंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं, दूसरे नंबर का है जो निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य का परिभाषा ये है, जहाँ किसी वाक्य में नकारात्मक लगा हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, जहाँ किसी वाक्य में जब क्या होता है, निषेध का मतलब नहीं, यही होता है ना, नेगेटिव ही होता है, निषेध का मतलब नेगेटिव होता है, सबको पता है। तो यही इसका परिभाषा हो जाएगा कि जिस वाक्य में क्या हो, नकारात्मक लगा हो, निगेटिविटी लगा हो, वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। ठीक है ना। जैसे कि इसमें लिखा गया है, जैसे कि एग्जाम्पल है, आजकल के बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ाई क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, निगेटिविटी दिया हुआ है ना, यहाँ पे नकारात्मक लगा हुआ है, तो क्या होगा, निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, निषेधवाचक के अंतर्गत आएगा। और ऐसा नहीं है कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है वो सारे के सारे निषेध में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भाव के ऊपर जाता है। ठीक है ना, भाव को, सेंटेंस को पढ़ करके जिस भाव में वो जा रहा है उस पे हमें लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि न जाने क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, नहीं का नकारात्मक चीज़ें इसमें इंक्लूड है, तो ये चीज़ें क्या होगी, निषेधात्मक वाक्य होंगी, ये सारे उदाहरण। ठीक है ना, समझ गए। अगला था हमारा तीसरे नंबर का है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये तो सबको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, ऐसे वाक्य जिसमें क्या प्रश्नवाचकता का भाव हो, वही क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं, ये भाव से भी क्या हो रहा है, प्रश्न को पूछने का काम हो रहा है, मतलब ये इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भाव भी है और लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, ये भी हो रहा है, भाव से भी पता चल रहा है, पूछने बोलने पे कि क्या पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचकता का भाव है इसमें। ठीक है ना, खाना खाए हो, ऐसे क्या होता है, ये भी इसमें लग रहा है ना कि भाव से लग रहा है ना, इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, क्या, क्यों, क्या, ये सब कैसे, ये सब नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी भाव से समझ में आ रहा है ना, खाना खाए हो, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन ही हो रहा है ना, तो प्रश्नवाचकता का क्या है, इसमें भाव है। ठीक है ना, भाव है इसमें, और भाव को ही हमें समझ करके लगाना होता है। ठीक है,
जैसे में ये भी देखिए, सुने हो, देखे हो, इसमें क्या हो लगा नहीं है, कहाँ क्या कैसे नहीं लगा है, लेकिन फिर भी क्या है, भाव से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रश्नवाचकता है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, भाव से। समझ गए? तो सारे के सारे क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। अगला था हमारा चौथे नंबर का है, जिस विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य है, यदि किसी वाक्य में बीच में बौद्धिकता का भाव हो, यदि किसी वाक्य में बीच में क्या हो, विस्मय बोधकता, ठीक है ना, विस्मय बोधकता का भाव दिया हो, ठीक है, विस्मय बोधकता का भाव दिया हो, वहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, ठीक है ना। और विस्मय का चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह है हमें पहचानने का ट्रिक है। ये चिन्ह जहाँ पे लगा हुआ है, जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में लगा हुआ है, वो सारे के सारे क्या होंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण है इसमें, ये देखिए उदाहरण है इसमें, हाय, यहाँ पे लगा हुआ है ना विस्मयादि बोधक, देखिए हाय, क्या हो, यह क्या हो गया, अरे गजब हो गया, आह मज़ा आ गया, वाह क्या बात है। सारे में क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह लगा हुआ है। इसी से हमें पता चलेगा कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। समझ गए इतना। अगला जो है 5वें नंबर का है, 5वां है आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है ना। आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, इससे इसके भाव से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, आज्ञा यानी किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक है ना। यदि किसी कथन में आदेशात्मक भाव हो, वहाँ पे क्या होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा, ठीक है। आदेश देना, किसी को ऑर्डर देना, ये आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। जैसे हमने किसी को बुलाया, इधर सुनो, तो क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि इधर सुनो, मेरी बात को सुनो, ठीक है ना। ये ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो आज्ञा सूचक हो गया, ठीक है। बोले उसको उधर जाओ, तो फिर भी क्या कर रहे हैं, हम उसको आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम उधर जाओ, तुम यह काम मत करो। ये क्या है, ये भी ऑर्डर है हमारा, मतलब आदेशात्मक इसमें भाव है कि हम क्या कर रहे हैं, उसे आदेश दे रहे हैं तुम यह काम मत करो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। जैसे ये भी एक उदाहरण है, जब तक मैं ना बोलूँ तुम यह काम नहीं कर सकते, नहीं इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य नहीं होगा। इसमें भाव क्या है, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक तुम ये काम नहीं कर सकते। तो क्या है, मेरा इसमें क्या है, ऑर्डर है, आदेश है कि मैं जब तक तुम्हें नहीं बोलूँगा तब तक तुम ये नहीं कर सकते हो, जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी तब तक तुम ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, ये आज्ञा सूचक वाक्य के उदाहरण है, न कि निषेधात्मक, ठीक है। अगला है 6वें नंबर, है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है ना। इच्छावाचक वाक्य, इसके भाव से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, इसमें इच्छा जाहिर हो रही है, ठीक है। इच्छा बताया जा रहा है, यदि किसी कथन में अपनी इच्छा को बताई जाए, ठीक है, यदि किसी कथन में क्या किया जाए, अपनी इच्छा को जाहिर किया जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, इच्छा सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। जैसे भगवान करे आप सब क्या हो, स्वस्थ हो जाए, जैसे भगवान करे आप सब स्वस्थ हो जाएं। तो इसमें क्या है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि आप सब स्वस्थ हो जाएं। भगवान करे आप सबकी नौकरी लग जाए, भगवान करे आप सबकी, हम सबकी नौकरी लग जाए, हम सब बहुत अच्छा करें, ठीक है। ये क्या है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, तो इसमें हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, इच्छा सूचक वाक्य होगा, ठीक है ना। जिस भी सेंटेंस में अपनी इच्छा को व्यक्त किया जाता है, वो सारे के सारे इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। समझना आसान हो गया, ठीक है। अगला है 7वां नंबर,
संभाव्यवाची वाक्य, ठीक है, संभाव्यवाची वाक्य, इससे भी पता चल रहा है भाषा में क्या इसमें पता चल रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। संभाव्य का मतलब संभावना, जहाँ किसी कथन में क्या हो, कार्य के होने की संभावना हो, ठीक है ना। जिस किसी कथन में कार्य के होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा हो वहाँ पे संभाव्यवाची वाक्य होगा। जैसे कि वह अपने घर चला गया होगा, वह अपने घर चला गया होगा, ये क्या कर रहे हैं हम, संभावना, हमें एक्यूरेट पता नहीं है कि वो अपने घर गया है कि नहीं गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो अपने घर चला गया होगा, लगता है आज बारिश होगी, लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, ये सब क्या है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम अपनी, ठीक है ना। तो संभावना पे जो टिका हुआ रहेगा वो सारे के सारे संभाव्यवाची वाक्य कहलाएंगे, ठीक है ना। ओके, अगला है 8वां नंबर, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है ना। संकेतवाची वाक्य कौन से होते हैं, जहाँ एक कथन पर क्या हो, दूसरा कथन निर्भर हो, ठीक है ना। संकेतवाची वाक्य ये होते हैं कि जिस मतलब जहाँ पे क्या हो, एक कथन पे कोई दूसरा कथन उस पर क्या हो, निर्भर हो, उस पर डिपेंड हो, वहाँ पे संकेतवाची वाक्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि जैसे बारिश होगी तो क्या, ये एक सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट नहीं है, बारिश होगी तो क्या, तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये जो है वाक्य, ये इस पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है ना। ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, यानी दोनों मतलब अलग अलग अगर हम लोग बोलें तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि दोनों हम लोग एक ही साथ बोलेंगे। जिस सेंटेंस में क्या हो, दो वाक्य हो और एक दूसरे पे निर्भर हो, वहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा, ठीक है ना। बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है ना, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ये क्या हुआ, एक जो है इसमें सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या है, निर्भर है, ठीक है। पापा घर आएंगे तो हम लोग घूमने जाएंगे, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो, पापा जब घर आएंगे तब हम लोग घूमने जाएंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है ना, समझ गया इतना। तो जहाँ भी एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पे क्या हो, निर्भर हो, डिपेंड हो, वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। रचना के अनुसार जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। पहला है सरल वाक्य के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। सरल वाक्य जो है उसमें उसका परिभाषा ये है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, ठीक है ना, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। अब उद्देश्य विधेय किसे कहते हैं, एक जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वाक्य के 2 खंड होते हैं, एक वाक्य के कितने खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं, ठीक है ना। 2 खंड इसके होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है ना। वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य उसका ये होता है कि जिसके जो मतलब वो काम उस उद्देश्य के लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। एक उसमें उद्देश्य होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, उसके विधेय होते हैं, समझ गए। तो यही इसमें बताया जा रहा है। सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो या फिर एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं और एक ही विधेय होगा। सरल वाक्य का जो डिफिनेशन ये है कि जिस वाक्य में क्या हो, एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, या एक से ज़्यादा उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, सरल वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, क्या है, मैं खेलने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सरल वाक्य होगा, ठीक है।
मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, ये भी क्या है, सरल वाक्य। इसमें एक ही उद्देश्य है, यानी खेलने जा रहा हूँ। खेलना क्या है, उद्देश्य है, बाकी सारे विधेय हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो ये क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। अगला है दूसरा हमारा, दूसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिस कथन में जिस कथन में एक से अधिक क्या हो, उद्देश्य हो तथा एक से अधिक विधेय हो, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या था, एक उद्देश्य था और एक विधेय था, और संयुक्त वाक्य में क्या है, एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से अधिक विधेय भी हो सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, और संयुक्त वाक्य का एक ये नियम है, नियम उसका ये है कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं प्रायः और किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए आदि संयोजक, यानी संयोजक मतलब क्या होता है, संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, जुड़ाना। ठीक है, जोड़ से संबंधित से मतलब है, यहाँ पे संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो क्या होता है, और किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए आदि संयोजक शब्दों से क्या होता है, जुड़ा रहता है, वो सारे के सारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है ना, इसमें दो वाक्य है, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। इसमें क्या है, और से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और से क्या है, ये संबंधित है, बॉन्ड है इसका, क्या है इसका, बॉन्ड है और से। ठीक है ना, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था, इसमें दो सेंटेंस है और से जुड़ा हुआ है। समझ गए। दूसरा है, राम ने सोहन को बहुत रोका फिर भी वह नहीं माना। ठीक है ना, फिर भी वह नहीं माना। ये नियम हमें अगर याद रहेगा, और किंतु परंतु लेकिन फिर भी इसलिए ये शब्द जहाँ भी आए, जिस भी सेंटेंस में आए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है ना, संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा नंबर का जो है मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य जो होते हैं जिस कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित बहुत सारे विधेय हो, वो क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है ना, जिस वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है, बल्कि उससे रिलेटेड, उससे संबंधित क्या होता है, बहुत सारे विधेय होते हैं, वो वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य में प्रायः कौन कौन से शब्द होते हैं, वैसे, जैसे, तैसे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है ना, जैसे, तैसे, वैसे, ये सब चीज़ें क्या होती है, उसमें प्रयोग की गई रहती हैं। ठीक है, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, क्या है, एक इसमें बरसात क्या है, एक उद्देश्य है, बाकी सारे विधेय हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये जैसे शब्दों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है ना, मिश्रित वाक्य होगा। समझ गए। अगला है हमारा प्रयोग के अनुसार वाक्यों के भेद। ठीक है ना, प्रयोग के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म होता है, भाववाच्य में भाव होता है। ठीक है ना, तीनों में अपना उसका जो इसमें दिया गया है, ये इसी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है कि हमें कैसे पता करना है, कैसे समझना है कि ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। जो कर्तृवाच्य है, जहाँ कथन में क्या हो, कर्ता प्रधान हो। ठीक है, जिस कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का जो भार होता है वो सारा कर्ता पे पड़ता है। ठीक है ना, कर्ता पर उसका भार पड़ता है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। समझ गए। जैसे कि बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, बच्चे किससे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। इसमें जो कर्ता है वो प्रधान है, बच्चे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, दूसरा है अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो पढ़ाना क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, और कर्ता प्रधान है तो क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, समझ गए ना।
अगला है, जैसे मैं कोई भी सेंटेंस, मीरा डांस कर रही है, मीरा क्या कर रही है, डांस कर रही है, इसमें कर्तृवाच्य होगा। पप्पू खाना खा रहा है, मोनू खाना खा रहा है, कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला है, दूसरा नंबर हमारा है कर्मवाच्य, जहाँ कथन पे भार जो है कर्म पर पड़ता है। ठीक है ना, जहाँ पे कथन का जो भार होता है वो कर्म पे पड़ता है, और कर्म ही कथन में क्या होता है, उस कथन में, उस डिफिनीशन में क्या होता है, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में क्या होता है, कर्म का ही मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, मुख्य भूमिका यानी कि सारे उसमें जो भी होते हैं डिपेंडेंट सारे कर्म पे होंगे, और कर्म पे सारे कथन का भार पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, ये भी चीज़ें हमें बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आ गई। जो पहला है कर्तृवाच्य, उसमें कर्ता प्रधान होगा। अब हमें उसे ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होगा, द्वारा शब्द से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है ना, द्वारा शब्द का उसमें प्रयोग हुआ रहेगा, वो कर्म होगा। और भाववाच्य वैसे ही निषेधात्मक होता है। ठीक है, निगेटिविटी वाला होता है, तो वो भाववाच्य का तो हमें समझ में आ गया। कर्मवाच्य में क्या होता है, द्वारा शब्द लगा हुआ रहेगा, और कर्ता हमें समझना नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें अगर हटा देंगे तो सारे के सारे कर्ता ही हो गया, कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, समझ गए। और इसका उदाहरण ये है, इसका उदाहरण ये है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, बच्चों के द्वारा। ठीक है ना, द्वारा क्या है, इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या होगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। और खेला जा रहा है, ये क्या कर्म हो रहा है, कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्म पे सारे डिपेंड है। ठीक है ना, कर्म पूरे कथन का भार कर्म पे पड़ रहा है, और सबसे आसान भाषा में हम लोग समझेंगे ये द्वारा इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, और हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या होगा, उसमें प्रत्यक्ष रूप से या मतलब परोक्ष रूप से क्या होगा, द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, तो द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है, किसान के द्वारा में क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। समझ गए। अगला है, लास्ट हमारा भाववाच्य। ठीक है ना, तीसरा है भाववाच्य। ठीक है, जहाँ कथन पर भार क्या होता है, क्रिया पर पड़ता है, और क्रिया ही क्या होता है, कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, और भाववाच्य का नियम होता है, भाववाच्य में प्रायः, जहाँ पे भाववाच्य में क्या होता है, प्रायः नकारात्मक शब्द जुड़ा होता है। ठीक है ना, नकारात्मक या फिर अकर्मक। अकर्मक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, जिसका कोई कर्म नहीं होता है, वो क्या होता है, अकर्मक होता है। ठीक है ना, तो भाववाच्य का मतलब यही होता है कि वहाँ पे नकारात्मक होगा, नेगेटिव चीज़ें लिखी होंगी, नहीं शब्दों से जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। समझ गए। इसका उदाहरण ये है, मुझसे चला नहीं जाता। नेगेटिव अभी हमने बताया कि उसमें क्या होता है, नकारात्मक चीज़ें जुड़ी रहती हैं, नकारात्मक शब्द जुड़े रहते हैं, उस वाक्य में लगे रहते हैं। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, मुझसे उसका दुख सहा नहीं जाता है, ये क्या होता है, नहीं चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है, और अकर्मक है, यहाँ पे कोई कर्म ही नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बस अपनी भाव को बताया जा रहा है, अपने भाव को, अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रही है उसको बताया जा रहा है, वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी टॉपिक। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, और क्या करें, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, कमेंट करें। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।